हेलो नमस्कार। ये जो कॉन्सेप्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो पहले तो मैं लेमैन की लैंग्वेज में बताऊंगा कि ये है क्या। एक्चुअली फॉरेस्ट की जो सरकारी मैंने परिभाषा एक एपिसोड में डिस्कस किया है, तो वो फॉरेस्ट लैंड सारी सरकारी लैंड है। तो अभी तक सरकार का परंपरागत दृष्टिकोण था कि उस लैंड को मैनेज करना, फॉरेस्ट को मैनेज करना उसकी जिम्मेदारी है और वो अकेले मैनेज कर लेंगे, उसमें लोगों की ज़रूरत नहीं है। बल्कि लोगों को जो पार्क डिक्लेयर किए गए, जो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किए गए, वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की गई, क्योंकि सरकार ने माना कि ये मेरी जिम्मेदारी है और हम सक्षम हैं। लेकिन जब धीरे धीरे सरकार को अपनी असफलता इसमें दिखाई दे गई कि ये सरकार जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन है वो सरकार की अकेले जिम्मेदारी नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं जो और स्टेक होल्डर्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं वहाँ रह रहे हैं, जो गांव के लोग वहाँ रह रहे हैं, जो और लोग हैं जिनको ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो जब लोगों की भागीदारी के साथ हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करते हैं तो दिस इज़ नोन एज पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन ये आइडिया अचानक नहीं आ गया। ये क्या हुआ था कि आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले जो आज़ादी के बाद फॉरेस्ट के बारे में हमने कुछ इनिशिएटिव लिया, वो ये थी कि हमने 52 में अपनी इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी घोषित की। हमने भी सारे फॉरेस्ट लैंड को का नेशनलाइजेशन कर दिया कि वो सरकार की लैंड है जी। ये ब्रिटिश पॉलिसी को हमने जो कहते हैं कंटिन्यू कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि 1988 में पहली बार एक जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई, उसमें एक आइडिया दिया गया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या था कि फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रह रहे थे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये एक नया आइडिया था, पहली बार आया कि फॉरेस्ट के किनारे जो गांव हैं, जो बस्तियां हैं, उनके लोगों को भी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में इन्वॉल्व किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये, लेकिन ये होता था सरकारी मशीनरी की देख रेख में। यानी सरकार ने एक कमेटी बना दी, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, कुछ गांव के पंचायत के प्रतिनिधि आ गए, लेकिन ये प्रभावी टेक्निक नहीं थी। इसके बाद जो पूरी हमारी फिलॉसफी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की चेंज हुई लगती है, वो लगती है 2002 का जो एक्ट आया, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट। इसमें पूरा का पूरा जो मतलब कहिए कि सोच है गवर्नमेंट की, वो बदली हुई है। अब यहाँ पर विलेज पंचायत, ग्राम सभा को बायोडाइवर्सिटी में इन्वॉल्व किया गया। और जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ना, आपको पता है कि जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है वो हर ग्राम पंचायत अपने एरिया में आने वाले फॉरेस्ट को कि मैं वहाँ पर क्या क्या बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज हैं उनकी लिस्ट बनाएगी, ये अधिकार उनका है। यानी कि अब लोगों को सामने लाया गया। दूसरी बात, अगर उन बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज को कोई बाहर का आदमी यूज करना चाहता है तो ग्राम पंचायत की स्वीकृति जरूरी है। यानी कि हमने निचले स्तर पे जाके पंचायत को और गांव के लोगों को बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण में इन्वॉल्व किया, ताकि उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनकी जिम्मेदारी ये भी दी गई कि आप बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज की लिस्ट बनाइए, उनका कंजर्वेशन करिए, और अगर इसको कोई यूज करना चाहता है तो आपकी परमिशन, आपको कुछ फीस भी मिल सकती है, लाभ भी मिल सकता है। अगर सरकार उसको परमिशन देगी तो वो लाभ ग्राम पंचायत के पास जाएगा। यानी कि एक सिस्टम पूरा बदला हुआ है। अगर आप फॉरेस्ट एक्ट 1927 का देखिए, उसमें ये लैंग्वेज है कि फॉरेस्ट एरिया जिसको रिजर्व घोषित कर दिया गया है, वहाँ कोई ह्यूमन बीइंग रहेगा नहीं, ना घुस पाएगा। कहाँ ये एक्ट है जहाँ ये कह रहा है कि यही लोग करेंगे उस काम को। फिर इसका एक एडवांस वर्जन आया, फॉरेस्ट राइट एक्ट। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के बारे में ये दो फिलॉसफीज़ हैं या विचारधाराएं। एक है डीप इकोलॉजी, एक है सैलो इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी ये मानती है कि व्यक्ति ही जिम्मेदार है सारे पर्यावरण प्रदूषण का और उसको दूर रखना है। दूसरा है
सैलो इकोलॉजी, जहाँ की व्यक्ति को वहाँ तक पर्यावरण का संरक्षण करना है जहाँ तक उसके लिए लाभदायक है, जो उसके लिए हित में है। तो अब ये फिलॉसफी सैलो की तरफ आ रही है डीप से। जो ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इसने पहली बार इंडिया में, बल्कि इस एक्ट की अगर आप वो पढ़ेंगे प्रस्तावना, तो उसमें लिखा है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो ट्राइब्स हैं फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन ब्रिटिश पीरियड में हुआ और आज़ादी के बाद अभी तक होता रहा है, और पहली बार हम उनको मान्यता प्रदान कर रहे हैं। इस एक्ट में ये बात लिखी हुई है। लेकिन इसको फॉरेस्ट पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट से कैसे जोड़ा जाए कि जो फॉरेस्ट राइट देने की बात है कि 3 जनरेशन से अगर मान लो फॉरेस्ट में कोई रह रहा है तो उसे हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उसे इंटाइटलमेंट दिया जाएगा। तो ये इसकी शुरुआत क्या है, वो ग्राम सभा ही करेगी। पहला प्रस्ताव विलेज पंचायत से होके आएगा कि ये राइट्स हैं इनके, ये इनको राइट्स मिलने चाहिए, और जो वो वहाँ से बन के आएगा फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी पे होगा, फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट मान्यता प्रदान करेगी। अभी आपने सुना होगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस तरह के फॉरेस्ट राइट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली मध्य प्रदेश में शिकायत आ रही है कि पंचायतों से लिख के आ गया है फॉरेस्ट एरिया से, लेकिन अभी सरकार ने उस पर अंतिम फैसला नहीं लिया। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट था, उससे हम पिछले 70 साल में मूव कर रहे हैं पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट से, और उसके 3 माइलस्टोन हैं। वर्तमान में फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में ग्राम पंचायत, बायोडाइवर्सिटी के मैनेजमेंट में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की, ये लोगों की और उनके ट्रेडिशनल नॉलेज की भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ एक अच्छा संकेत है कि पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट में जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो, और इसके अच्छे संकेत आएंगे। थैंक यू।